हाय हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। मेरा नाम है प्रशांत गुप्ता और हम पढ़ते हैं यहाँ कंडेंस मैटर फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स। एक ही माँ के दो भाई, कुछ भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपने एग्जाम के हिसाब से नाम अलग चेंज होगा। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स सेम ही बात है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आज हम कर रहे हैं आपके RPSC का जो 2016 का पेपर आया था उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्कस कौन सा पार्ट, आपके कंडेंस मैटर फिजिक्स का पार्ट। अभी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि RPSC ने डेट रिलीज कर दी है आपके एग्जाम की। अप्रैल में आपका एग्जाम होना है, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। ओके, इसीलिए हम लोग आए हैं आपकी तैयारी को एक बूस्ट देने और आपकी तैयारी अच्छी कराने। ओके, जितने भी लोग आ गए हो एक बार लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो और जरा हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग हो जरा कमेंट करो, आवाज सही आ रही है क्या, मैं सही दिख रहा हूं, आज कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो बताओ। तो ये हमारी तरफ से IFAS ने आपके लिए ये सीरीज चालू करी है जहां हम लोग आपके RPSC का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। कब से कब, रोज आपको 4 बजे ऑनवर्ड्स, 4 PM ऑनवर्ड्स आपको लिए RPSC के पेपर का डिस्कशन चालू है। ओके, तो आप अगर RPSC के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आप किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप देखो RPSC में जो क्वेश्चन आते हैं, क्या वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको गेट एग्जाम में मिल जाएंगे? क्या वैसे ही मिलते जुलते क्वेश्चन आपको आपके जैम एग्जाम में मिल जाएंगे? क्योंकि लेवल ऑलमोस्ट और सेम ही रहता है, क्योंकि आप जो मेन कोर टॉपिक्स हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हर जगह सेम रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो चीज आपने यहां पढ़ी है वो वहां कभी काम नहीं आने वाली। अगर आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो हर पेपर को, हर तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आपको आना चाहिए। ओके, चलो स्टार्ट करें क्या? एक बार सब लोग कमेंट करके लिख दो सब कुछ सही है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं। कल आए थे राहुल सर आपके साथ पेपर डिस्कस करने, आज मैं आया हूं और कल आएंगे साहिल सर, उसके बाद अमृता मैम। हम सब लोग लगे हुए हैं आपके RPSC के पेपर डिस्कशन में। इसके अलावा ये तो है 4 बजे का प्रोग्राम, सुबह 11 बजे हमारा लाइव चल रहा है IIT आपके गेट एग्जाम के लिए फाइनल स्ट्रोक, क्योंकि गेट एग्जाम 6 फरवरी को फिक्स हो चुका है। ओके, तो उसमें फाइनल स्ट्रोक के नाम से हमारा एक सीरीज चल रहा है जहां में हम आपका क्विक रिवीजन करा रहे हैं। किसका? आपके कुछ चुनिंदा टॉपिक्स का, जिनसे प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। कल मैंने उस क्विक रिवीजन में आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए जो लैटिस वाइब्रेशन और फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, इन दोनों को, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स को डिस्कस करा था। उसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई वो चीजें देखनी है तो आपको कुछ नहीं करना, IFAS फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर जाना है, पूरी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। स्टार्ट करें, चलो। तो बेसिकली राहुल सर, मैं, साहिल सर, अमृता मैम, हम चारों लोग लगे हुए हैं आपके स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, कंडेंस मैटर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो पार्ट था उसको डिस्कस करने के लिए। RPSC 2016 का जो बचा हुआ पार्ट है वो लोग हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी डिस्कशंस को देखना है, कुछ नहीं करना, आपको सीधा सीधा जाना है हमारे चैनल पर, वहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। हेलो PM, हेलो गुड इवनिंग के। ओके, चलो स्टार्ट करें क्या, आगे बढ़ें क्या? चलो, उसके अलावा IFAS ने RPSC का एक बैच लॉन्च करा है अभी। कब से स्टार्ट हुआ है? 18 जनवरी, यानी कल से बैच स्टार्ट हुआ है आपके लिए। इस बैच में अगर आपको एनरोल होना है अपने RPSC फिजिक्स की स्टडीज को आगे बढ़ाने के लिए, एक बूस्ट देने के लिए, तो आप कर सकते हो। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेरी है तो ये हमारा नंबर है 9172226688 और ये हमारी वेबसाइट ifasonline.com। किसी भी चीज पर आप करिए कॉन्टैक्ट, आपके सारे क्वेरी, सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। समझ आ रहा है क्या? चलो, तो ये बैच हमारा स्टार्ट हुआ कब से? कल से। इस बैच में होगा क्या क्या, ठीक है, इस बैच में होगा क्या, कैसे आपकी तैयारी होगी? देखो, स्टार्ट कब से हुआ? 18 जनवरी से। 18 जनवरी को आपको क्वांटम पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद क्वांटम पार्ट 1 जिसमें और सर्किट एनालिसिस, ये आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी स्केड्यूल के हिसाब से। 25 जनवरी क्वांटम पार्ट 2 थर्मोडायनामिक्स स्टैटिस्टिकल करा दिया जाएगा। 1 फरवरी आपको क्वांटम पार्ट 3 थर्मोडायनामिक्स स्टैटिस्टिकल करा दिया जाएगा और ये पूरा हम कंप्लीट करेंगे। आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा विद टेस्ट, ऑल योर
टेस्ट 28 मार्च तक और 29, 30 और 31 मार्च को करा दिए जाएंगे आपके मॉक टेस्ट। इसके साथ मार्च तक, अप्रैल से पहले, क्योंकि अप्रैल में आपका एग्जाम है, अप्रैल आने से पहले आपका पूरा का पूरा आरपीएससी का सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा विद मॉक टेस्ट एंड विद जिसे कहना चाहिए आपके जो यूनिट टेस्ट वगैरह होते हैं, जो हर संडे को आपका एक टेस्ट होता है हर सब्जेक्ट का, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है उसका। ओके तो ये स्केड्यूल फॉलो करा जाएगा। इसके रिगार्डिंग या आरपीएससी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी या कोई डाउट है तो कल शाम को 6 बजे, कल जो बीत चुका, कल शाम को 6 बजे अमृता मैम और पाडेकर सर ने एक बहुत बढ़िया सेशन लिया था। आप उस सेशन को जाकर देख सकते हैं। आरपीएससी से रिगार्डिंग कोई भी डाउट रहेगा तो वो डिस्कस हो जाएगा उस सेशन में। इस स्केड्यूल को उन्होंने बहुत डिटेल में बता रखा है। ओके नेक्स्ट है हमारा ऑल टाइम फेवरेट सीएसआईआर नेट का बैच जो रिलीज हो रहा है 25 जनवरी से। एक हमारा नया बैच चालू हो रहा है। ओके 25 जन से बैच स्टार्ट हो रहा है। किसके रिगार्डिंग? जो आपका जून में पेपर होगा सीएसआईआर नेट का, एक्सपेक्टेडली जो आपका जून में पेपर होने वाला है उसके रिगार्डिंग ये बैच चालू हो रहा है 25 जन, यानी 6 दिन बाद, नेक्स्ट मंडे से ये आपका बैच चालू हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई क्वेरी या कोई डाउट है, वही वेबसाइट वही नंबर, जाइए पता करिए, आपके सारे गुड इवनिंग चित्रा, गुड टू सी यू, आपके सारे क्वेरीज और डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, एट लास्ट हमारा एक एमएच सेट 2021 के लिए एक बैच स्टार्ट हो रहा है। कब से? ये भी कल से चालू हो चुका है 18 जनवरी। तो एमएच सेट का बैच और आपका आरपीएससी का बैच दोनों एक साथ स्टार्ट करे गए हैं। तो अगर आप एमएच सेट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप यहां जाकर इसमें एनरोल हो सकते हैं। एनरोल होना कैसे है? सिंपल सी बात है, आपको क्या करना है, यहां से दिखूंगा क्या मैं, हाँ, आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आईफोन के स्टोर पे मिल जाएगा। उस ऐप को आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद अपना जो भी कोर्स आपको लेना है उस कोर्स को एनरोल करिए। एनरोल करने के बाद हमारी तरफ से वो अकाउंट एक्टिवेट करा जाएगा और आपके जो भी लाइव क्लासेस होती हैं, रिकॉर्डेड लेसन्स होते हैं, आपके जो वीकली टेस्ट होते हैं, आपके जो फैकल्टी से वीकली इंटरेक्शन होते हैं, वो सारे के सारे सब कुछ आपको उसी ऐप पर मिल जाएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ओके, गुड टू सी यू चित्रा, आई एम गुड। इसके अलावा एक आखिरी चीज, आईएफएस फिजिक्स ने ये बुक लॉन्च करी है जनरल एप्टीट्यूड की। देखो कोई सा भी एग्जाम हो जाए, चाहे वो आपका सेट का हो, चाहे वो आपका आरपीएससी का हो, नेट का हो, गेट का हो, डीबीटी का हो, कोई भी एग्जाम हो, जनरल एप्टीट्यूड तो देखो हर जगह आएगा, चाहे वो गेट का ही क्यों ना हो, है ना। सारे एग्जाम्स में जनरल एप्टीट्यूड तो आता ही आता है। तो जनरल एप्टीट्यूड अगर आपका स्ट्रांग है, आप कह सकते हो अगर आपका वो प्लस पॉइंट है, तो आपकी रैंक बूस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, फिजिक्स सब कर लेते हैं लेकिन जनरल एप्टीट्यूड कुछ लोगों का वीक रहता है। तो उस वीक पार्ट को स्ट्रांग करने के लिए आईएफएस ने ये बुक लॉन्च कर ली है जनरल एप्टीट्यूड की, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 450 कुछ पेजेस हैं, दुनिया जहां के क्वेश्चंस हैं, आपके जनरल एप्टीट्यूड को बहुत अच्छी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर, कुछ नए कॉन्सेप्ट को मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस लेकर बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस हैं। तो अगर आपने ये बुक सॉल्व कर लिया तो आई एम श्योर कि आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का पार्ट है वो तो क्लियर हो ही जाएगा। ये बुक आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, अमेजॉन से ले सकते हैं, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, हर जगह अवेलेबल है। ओके, तो ये तो हो गया सारी चीजें खत्म। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है क्या? चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन पेपर पे। क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 30 2016 आरपीएससी एग्जाम। ओके, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा पढ़ो मेरे साथ। क्वेश्चन कह रहा है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग। ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अफेक्टेड बाय द थर्मल वाइब्रेशन से क्या फ्लो ऑफ, अब देखो अब सब कुछ हो चुका है, अब मुझे आपका इंटरेक्शन चाहिए। कोई वीडियो लैग नहीं है, कोई ऑडियो लैग नहीं है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अब मुझे कमेंट्स चाहिए भर के, ठीक है, सारे लोग बिल्कुल जम के इंटरेक्शन करें और आंसर्स दें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, क्या अगर आपके लेटर्स में इंप्योरिटी होगी तो आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या, गुड इवनिंग वासु, गुड इवनिंग सरोज, ओके सरोज ने आंसर भी दे दिया, वेरी गुड। तो क्या आपके इंप्योरिटी, थोड़ा सा समझ लेते हैं, इंप्योरिटी होगी तो इलेक्ट्रॉन को मुश्किल होगी चलने में, सीधी सी बात है। क्रिस्टल डिफेक्ट्स होंगे, मतलब क्या, इंप्योरिटी, डिफेक्ट्स, इंप्योरिटी सेम ही तो बात है, तो भी आपको दिक्कत होगी अपने लैटिस में इलेक्ट्रॉन को चलने में। और अगर वाइब्रेशंस होंगी तो अंदर वाइब्रेशंस की वजह से भी क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो अफेक्ट करता है। तो ऑल ऑफ दिस इज आंसर। ओके, अगर आपको ये दो भी सेम दिख रहे हैं तो ऑल ऑफ दिस होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भी सही है, इंप्योरिटी और क्रिस्टल डिफेक्ट्स दोनों सेम ही तो बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दिख रहा है नहीं आपको साफ? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द वेवलेंथ ऑफ अ 10 किलो इलेक्ट्रॉन
वोल्ट वीन इज इतना। आपको वेवलेंथ की वैल्यू दी रही है 0.1227 एंगस्ट्रॉम व्हेन दीज वेव्स आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम अ मेटल फॉइल हैविंग डी, बेसिकली ये। तो आपको जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है डी वो वैल्यू दे दी गई है। क्या पूछ रहा था? फर्स्ट मैक्सिमा वुड अकर एट द एंगल व्हाट। आपसे फर्स्ट मैक्सिमा की वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब देखो यहां मेटल फॉइल बोला गया है, ठीक है। जब तक आपको कोई स्ट्रक्चर स्पेसिफाई ना करा जाए कि बीसीसी है, एफसीसी है, क्या है, अगर स्पेसिफाई नहीं करा जा रहा तो अपनी तरफ से ज्यादा होशियार बन के कुछ मत करना। सीधे सीधे क्या लगाना पड़ेगा आपको? सिंपल क्यूबिक मानना पड़ेगा, और सिंपल क्यूबिक मान के पहला प्लेन आपको कहां मिलता है? HKL 100 पर, वो वैल्यूज अपने को यूज करनी है, ठीक है। तो ज्यादा होशियारी नहीं करनी है, कभी कभी मुश्किल आ जाती है। तो फॉर्मूला क्या है अपने पास? 2D HKL इक्वल्स टू साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? एन लैम्डा, ब्रैग्स लॉ। यस और नो? यस और नो? चित्रा, सूरज, वाशु, अंशुल? यस वेल, अंशुल वेलकम। ब्रैग्स लॉ, DHKL की वैल्यू क्या होती है? ये तो आपको दे रखा है ना, डी ही दे रखा है, HKL वैल्यू तो गया साइड से। कुछ नहीं करना, क्या सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा, थीटा की वैल्यू पूछी है, यहां से थीटा बेसिकली आप निकालो तो क्या आ जाएगा? एन लैम्डा बाय 2D और इस पूरे का साइन इनवर्स। बस ये वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। एन की वैल्यू कितनी है? क्या बोल रहा है? फर्स्ट मैक्सिमा, ठीक है। अगर एन की वैल्यू आपको नहीं बोला है, डिफ्रैक्टेड है ना, एन की वैल्यू नहीं बोला तो अपने को हीरो नहीं बनना, सिर्फ वन वैल्यू लेनी है। आपको एन की वैल्यू तब तक चेंज नहीं करनी जब तक वो क्वेश्चन में बोले नहीं। क्या आपको ये येलो पेन दिखाई दे रहा है, या मैं कोई और कलर ले लूं? है ना, ब्लैक ले लेता हूं, शायद इस पे दिख ना रहा हूं, ठीक है। चलो तो क्या करना है? साइन इनवर्स एन लैम्डा बाय 2a। लैम्डा की वैल्यू 0.1227 एंगस्ट्रॉम, और 2D मतलब क्या? इसको मल्टीप्लाई करो 2 से तो बेसिकली आ जाएगा 1.01, सॉरी 1.10। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करिए, साइन इनवर्स लीजिए, आंसर आता है ए 0.116। तो ये आपको आंसर है। चलो दिख रहा था, इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं, ब्लैक ज्यादा बेटर दिखेगा ऐसे, आई थिंक। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? द ध्रुव मॉडल वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन द विडमैन-फ्रेंज लॉ। द लॉ स्टेटेड दैट द थर्मल कंडक्टिविटी टू इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी रेशियो K/ρ इज। क्या जब हम सॉलिड में अपने सेमीकंडक्टर को स्टार्ट कर रहे थे तो हमने क्या ये ड्रूव्स मॉडल पढ़ा था? ड्रूव मॉडल्स में क्या बोला था? थर्मल कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय योर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू अ कांस्टेंट क्वांटिटी, क्या? एन सॉरी इसको रब कर लें क्या? हाँ, इक्वल्स टू किसके होते हैं जरा जल्दी से बताओ? इक्वल्स टू क्या होगा? LT, यस और नो? इक्वल्स टू LT, जहां L क्या था आपका? लॉरेंट्ज नंबर, और T क्या था? टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू T, है ना? क्या आपको ये चीज समझ में आई? यस, वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड सरोज, चित्रा, वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट, चलो आप ये देखो कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं। क्या इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अगर आपने मेरे लाइव लेक्चर ही देख रखे हैं, क्या इनको सॉल्व करने के लिए आपको 1 सेकंड भी लगेगा? क्योंकि ये वो बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। सॉलिड के क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही आते हैं, कुछ बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आते हैं जिनमें आपको कुछ टिपिकल कैलकुलेशन हो, नहीं तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है। तो बेसिक बात क्या है? सॉलिड के क्वेश्चन गलत मत करना, सीधे सीधे क्वेश्चन है, गलत मत करना, रैंक अच्छी आ सकती है, बुरी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रॉन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट इलेक्ट्रॉन? जरा स्टेटमेंट पढ़ो क्या? इट्स मोशन इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ऑब्वियसली लॉरेंट्ज फोर्स लगता है। इट हैज अ वेव लाइक प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत वाली नहीं है। इट इज अ पार्टिकल, डुअलिटी होती है भाई, ये भी पार्टिकल भी है, वेव भी है। इमिट्स एनर्जी व्हाइल मूविंग इन अ एटॉमिक ऑर्बिट। एटॉमिक ऑर्बिट में मूव करते एनर्जी क्यों रिलीज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक ऑर्बिट में घूम रहा है ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पॉजिटिव चार्ज जो उसको न्यूक्लियस से मिलता है, नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन के पास है, आपस में भाई साहब घूम रहे हैं सर्कुलर सेंट्रल फोर्स के अंदर, यस और नो? तो ये एनर्जी क्यों रिलीज करने लग गया? तो ऑप्शन डी जो 4 जो है वो आपका रॉन्ग है। तो बेसिकली दैट इज योर आंसर, ओके। क्या सबको बहुत आसानी से समझ आ गया? ये चीज तो सॉलिड की है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब इसमें क्या ही था जो आपको सॉलिड में पढ़ाया गया? देखो, फॉर अ 3-dimensional crystal having n primitive unit cells with the basis of p atoms, the number of optical branches E.
नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांचेस P का फॉर्मूला क्या होता है? क्या ये फॉर्मूला हमने अपने सेशंस में बहुत बार नहीं सुन रखा? क्या मैंने आपको बार बार नहीं बता रखा कि हमेशा अगर आपके पास लेटेस्ट वाइब्रेशन से आएगा क्वेश्चन तो या तो आएगा फ्रीक्वेंसी के ऊपर कि ऑप्टिकल ब्रांच और आपकी जो एकॉस्टिक ब्रांच होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिपेंड करती है मासेस पर, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल ब्रांचेस जो कि होता है 3p-3 फॉर अ 3D स्ट्रक्चर, है ना। क्योंकि यहां पर 1D और 2D के जो ऑप्शन होते हैं क्या होते हैं? p-1 और 2p-2। देखो यहां उसने बता नहीं रखा कि कैसा है। अच्छा 3 डायमेंशन बोल रखा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉरी 3 डायमेंशनल बोल रखा है तो 3D के लिए क्या होता है 3p-3, 2D के लिए क्या होता है 2p-2, 1D के लिए क्या होता है p-1। ये होगी ऑप्टिकल ब्रांच। एकॉस्टिक क्या होती है 1 2 3, 1D के लिए 1, 2D के लिए 2, 3D के लिए 3। क्या ये सारी बातें हम कम से कम नहीं तो 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, मिनिमम कर चुके हैं ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय कंसिडरिंग अ हार्मोनिक अप्रोक्सीमेशन फॉर द लेटेस्ट वाइब्रेशन ऑफ सॉलिड। इसमें से क्या आप नहीं बता सकते एक सॉलिड लेटिस को कैसा कंस्टिट्यूट मान के? हार्मोनिक ऑसिलेटर। अच्छा एक बार ऑप्शंस देखो, डेबायस T3 लॉ। क्या डेबायस लॉ में जब हम अजम्पशंस ले रहे थे तो पहली अजम्पशन क्या थी? डेबाय ने क्या बोला था कि आपके ऑसिलेटर्स कैसे हैं? क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर तो उन्होंने माने, ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता, इसमें तो हमने क्वांटम हार्मोनिक ऑसिलेटर माना था। और क्या स्पेशल था? आइंस्टीन ने बोला था कि सिंगल फ्रीक्वेंसी से मूव करेंगे, डेबाय ने क्या बोला था कि मूव करेंगे एक फंक्शन से दैट इज जो डिपेंडेंट होगा किस पे? फ्रीक्वेंसी पर, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस था। देखो सारी बातें अपने को पता होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है ना सिर्फ क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं, अपने को पूरा रिवाइज करना है, टॉपिक रिवाइज करना है, ठीक है। डुलॉक-पेटिस लॉ क्या है? बेसिकली क्लासिकल थ्योरी है। क्या क्लासिकल थ्योरी में उन्होंने माना था कि क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर है? तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्टिकल ब्रांच इन लैटिस, क्या जब आप ऑप्टिकल ब्रांच कंसीडर कर रहे थे तो हमने क्या बोला था कि आपके पास एक बड़ा एटम है, एक छोटा एटम है, दोनों किससे जुड़े हुए? एक स्प्रिंग से जिसका कांस्टेंट है C। तो स्प्रिंग है मतलब क्या है? हार्मोनिक ऑसिलेटर है, सीधी सी बात है। स्प्रिंग मतलब क्या? हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो ये भी तो आपने वही कंडीशन माना। तो सिर्फ और सिर्फ थर्मल एक्सपेंशन है जो आप हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं लेते उसमें और आपको मिल जाता है, ठीक है क्या? वेरी गुड अंशुल। क्या अपने को ये बातें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो रही है? मेरे को देखो जवाब चाहिए, जितने भी लोग हो रिप्लाई करते रहो, ठीक है, कमेंट करते रहो। और जरा एक बार लिंक को शेयर मारो यार, देखो जरा कौन आपके दोस्त हैं, बुलाओ सबको, देखे तो सही हम क्या कर रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई इलास्टिक मॉडुलस इन मटेरियल इज अराइजेस फ्रॉम। जो हाई इलास्टिक मॉडुलस है आपके मटेरियल में किसकी वजह से अराइज करता है? ऑप्शंस देखो, हाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स, वीक बॉन्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्ड्स, नन। अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताओ इलास्टिक मॉडुलस क्या होता है? कोई मुझे बताएगा कि इलास्टिक मॉडुलस की कोई बात नहीं चलता, इट्स ओके। इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू क्या होती है? आपका इलास्टिक मॉडुलस को आप बताते कैसे हो? जो आपका इलास्टिक मॉडुलस होता है लैम्डा से लिखते हैं, दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, यस और नो? दैट इज स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। आपने एक मटेरियल पर कितना स्ट्रेस डाला और उसकी वजह से उसमें कितना स्ट्रेन आ गया, इसका जो रेशियो होता है उसी को तो बोलते हैं इलास्टिक मॉडुलस। ये हमने पढ़ा था क्या कहीं पर? याद करो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में पढ़ते हैं ना अपन लोग, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। क्या स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? आपका इलास्टिकल मॉडुलस। अच्छा मतलब क्या कि अगर एक मटेरियल पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाला जाए और तब भी उसका स्ट्रेन उतना ही रहे तो क्या उसका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा हो जाएगा? स्ट्रेस की वैल्यू 10 न्यूटन, स्ट्रेन है बहुत कम, तो आपके पास दो मटेरियल हैं, दोनों पर आपने लगाया 10 न्यूटन, एक का स्ट्रेन ज्यादा है एक का कम है, जिसका कम होगा उसका क्या होगा? इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा। तो बेसिकली जो इसकी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स ज्यादा होगी, मतलब बॉन्ड्स बहुत फर्मली कनेक्टेड हैं, जो मुड़ नहीं रहे हैं, जिनमें स्ट्रेन नहीं आ रहा है, उनका इलास्टिक मॉडुलस ज्यादा होगा। क्या आपने कोई बात क्लियर हुई है? दो चीजें कंबाइन करनी थी और कुछ नहीं। वेरी गुड अंशुल, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल यूज्ड इन डेटा स्टोरेज डिवाइसेस। देखो अब ये कुछ ऐसी बातें हो गई जो आपको पता होनी चाहिए। डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में कैसे मटेरियल यूज करे जाते हैं? जो आपके मटेरियल्स हो फेरो इलेक्ट्रिक या फिर हो फेरो मैग्नेटिक, है ना। ये दो तरह के मटेरियल्स होते हैं
जो आपके यूज करे जाते हैं डेटा स्टोरेज डिवाइसेस में, उन दोनों में से कौन सा मोस्टली यूज करा जाता है? फेरोमैग्नेटिक, है ना। फेरो इलेक्ट्रिक भी कर सकते हो अंशुल, यस योर आंसर इज करेक्ट। फेरो इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी यूज करे जाते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक भी यूज करे जाते हैं। और मोस्टली जो आपके यूज करे जाते हैं आपके कंप्यूटर्स में, वो मोस्टली करे जाते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा, तो इसका आपको आंसर या तो पता ही होना चाहिए, क्योंकि देखो कॉपर जो आपका CrO2 है दैट इज योर आंसर। अगर आप CrO2 को नेट पर सर्च भी करोगे तो सीधे आपको बताएगा, गूगल बताएगा कि इट इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्टोरेज डिवाइस, इट इज अ मटेरियल दैट वी यूज्ड फॉर अ स्टोरेज डिवाइस, ओके। तो जब भी आप फेरोइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ो तो उनके जो एग्जांपल्स होते हैं उनको ध्यान रखना, कभी कभार आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। क्या मैं आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। The total number of atom in a unit cell of a HCP structure, HCP बोले तो क्या? Hexagonal closed packed structure। क्या इस स्ट्रक्चर को हमने जब लाइव ले रहे थे तो सेकंड क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा था? क्या मैंने आपको पूरा का पूरा ड्राइव कराया था इसका कि नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे? और क्या आपको याद है कि आंसर आता था 6? आंसर 6 क्यों आता था? हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कैसा है? क्या हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, यहां एक हेक्सागन है, यहां एक हेक्सागन है और ये आपस में ऐसे कनेक्टेड है। ये तो हो गए हेक्सागन। 3 कहां होते थे आपके चित्रा? याद करो, 3 होते थे आपके बॉडी में, 6 होते थे आपके कॉर्नर्स पर और 1 होता था फेस में। सेम 6 आपके कॉर्नर्स पर नीचे और 1 आपके फेस पे। तो नेट इफेक्टिव आप कैसे निकालते हो? नेट इफेक्टिव आप कैसे निकालते हो? एंड इनसाइड, जो इनसाइड है उसका पूरा कंट्रीब्यूशन प्लस जो फेस पर है उसका हाफ कंट्रीब्यूशन प्लस जो कॉर्नर्स पर है उसका आएगा 1/6। इसको हमेशा याद रखना। क्यूब के केस में 1/8 होता है और जब आप हेक्सागन की बात करोगे तो 1/6 होता है, ठीक है। एन इफेक्टिव कितना? 3। फेस पर कितना? एक ये और एक ये, 2, तो 2/2 प्लस आपके सेंटर ये कॉर्नर्स पर कितना है? कॉर्नर्स कितने आपके? 6 ऊपर है 6 नीचे, 12। तो टोटल आपको कितना आ जाएगा? 3 + 1 + 2 = 6, है ना। बहुत बार कर चुके हम लोग ये चीज। यस और नो? अंशुल, चित्रा, PM सही है क्या? कोई दिक्कत है क्या इसमें? जल्दी से बताओ। और एक बार सब लोग जरा लिंक शेयर करो। क्या बात है, बच्चे नहीं आए हैं आज, मजा कैसे आएगा? चलो आगे बढ़े क्या? एक बार अपने स्टेटस पे लगाओ जरा शेयर करके। नेक्स्ट, Miller indices of the plane which cuts the 3 crystallographic axes in the ratio of A, B and -2C is। A, B और -2C क्या है? रेशियो ऑफ योर क्या? क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जिसमें वो काटते हैं। अब आपको वो नहीं दिया गया है, इंटरसेप्ट की वैल्यू नहीं दी है, लेकिन रेशियो दे दिया गया है। क्या अपने पास HKL का एक सिंपल फॉर्मूला था कि HK रेशियो L इज इक्वल्स टू क्या? A/OA रेशियो B/OB रेशियो C/OC। क्या हम लोग ऐसे ही कैलकुलेट करते थे? जरा बताओ। अगर आप ऐसे कैलकुलेट करते थे तो AB, OB और OC का तो आपके पास रेशियो है, क्या है? A, B रेशियो 3B रेशियो C डिवाइड बाय -2C। क्या आपको ये साफ साफ दिख रहा है? यस और नो? अगर ये आपको साफ साफ दिख रहा है तो यहाँ के अपने पास बचेगा 1 रेशियो 1/3 रेशियो 1/-2। क्या है? नीचे से 6 अगर मैं एलसीएम ले लूं तो मेरे पास ऊपर क्या आ जाएगा? 6 to 3 बार, क्योंकि माइनस तो हम लिखते नहीं है HKL वैल्यूज में, बार यूज करते हैं। तो क्या आपके पास आंसर? वेरी गुड चित्रा, वेरी गुड सविता, वेलकम टू द स्ट्रीम। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 6 to -3। क्या ये बात अपने को समझ आ गई है ना? अगर समझ आ गई है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आइंस्टीन थ्योरी कंक्लूडेड दैट एट लोअर टेम्परेचर द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड। अच्छा, जो हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा था आपको याद है? अगर आपको नहीं याद है तो YouTube पर मैंने पढ़ा रखा है, आपको कुछ नहीं करना, IFS फिजिक्स पर जाना है, वहां पर आपको सॉलिड स्टेट फिजिक्स की पूरी सीरीज मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन अभी तक जितने क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं करा चुका हूं। एक वो वाला क्वेश्चन छोड़कर फेरोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल्स की तरफ हम उतना नहीं गए थे, उसको छोड़कर ये सारे क्वेश्चंस मैं करा चुका हूं। अगर आपने वो सीरीज देखी तो आप आराम से कर दोगे। अच्छा, इसका आंसर सब लोग बता रहे हैं खुद से। वेरी गुड चित्रा, सविता, अंशुल, वेरी गुड। क्या ड्रॉप्स लीनियरली? पहले का आंसर बता रहे? ओके ओके, मैं थॉट इसका आंसर नहीं। चलो दोबारा देखें क्या होता है आंसर। क्या हमें आइंस्टीन का जो मॉडल था स्पेसिफिक हीट का याद है? क्या वो मॉडल क्या आती थी? CV की वैल्यू आपकी CV इक्वल्स टू आपके पास आता था, एक आती थी एक्सपोनेंशियल टर्म और एक आता था आपके पास टेम्परेचर टर्म। वैल्यू थी 3n kB hν/K
KBT पावर स्क्वायर, और यहां आपके पास क्या आता था, एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस h न्यू अपॉन KBT। यस और नो? तो बेसिकली जो ड्रॉप होता था वो क्या होता था, अब इसको जब आप लिमिट लगाओगे एट दी लोअर टेम्परेचर, तो जो हमने जब ग्राफ भी चेक करा था, ग्राफ कैसा आता था याद हो आपको? तो ग्राफ कैसा आता था, एक्सपोनेंशियली डिके ग्राफ आता था। क्यों? क्योंकि इसका जो ग्राफ आता था स्पेसिफिक हीट का, वो आपके डेटा से भी जल्दी डाई डाउन हो जाता था। ये आपका एक्सपेरिमेंटल डेटा था स्पेसिफिक हीट का, है ना। और आपका जो आइंस्टीन की वजह से ग्राफ आता था, वो क्योंकि एक्सपोनेंशियल डिके था, वो जल्दी ही डाई डाउन हो जाता था, थोड़ा जल्दी डाई डाउन हो जाता था, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल डिके था, इसलिए उसमें थोड़ी गलतियां थी, जिसको सॉल्व करा डिवाइन ने, और उनकी थ्योरी के बाद हमको जो रिजल्ट मिला था वो मिला था टी क्यूब का, है ना। और एक्चुअल जो प्रोपोर्शनैलिटी होती है वो भी टी क्यूब की होती है। क्या अपने को इतनी सारी बातें याद है और क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं क्या मैं? जल्दी जल्दी से कमेंट करके बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं। Okay, next, the energy in a crystal lattice is given by E is equals to 2k square plus 4. Okay, then the effective mass of electron in the crystal is। क्या ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत बार नहीं कर रखे? क्या ऐसे क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका है कि m इफेक्टिव जो होता है आपका, m इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या, h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर E अपॉन डेल k स्क्वायर। यस और नो? कई बात हमको बहुत अच्छे से पता है। अब इसको करना क्या है, ई का वैल्यू आपको दे रखा है, ई के वैल्यू को 2 बार डेरिवेट करना है, डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर करना है। बहुत ज्यादा मुश्किल है क्या? क्या आप बिना पेन चलाए इसका आंसर बता सकते हो मुझे? बिना पेन चलाए जरा बताओ। ई की वैल्यू क्या है, 2k स्क्वायर प्लस 4, एक बार डेरिवेट करूंगा क्या मिलेगा, 4k प्लस 0, क्योंकि 4 का डेरिवेटिव 0, क्या मिला 4k। दोबारा डेरिवेट करूंगा क्या मिलेगा 4, क्योंकि k का डेरिवेटिव 4k का डेरिवेटिव 4। तो आंसर क्या, एच कट स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, एच कट स्क्वायर बाय 4। क्या आपको ये बात समझ में आई? वेरी गुड सविता, वेरी गुड चित्रा, यस। मतलब आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, इतने इजी क्वेश्चंस होते हैं। अब ये इजी क्वेश्चन आपकी जॉब लगवा सकते हैं, समझ रहे हो? अच्छा इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में भी एक बार हम ट्राई करेंगे मेंटली करने की, ठीक है? जरा इधर आओ। द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 2 डायमेंशनल स्क्वायर लैटिस व्हेन kx इज इक्वल्स टू ky इक्वल्स टू पाई बाय a। एक बार तो ये वैल्यू दे रखी है kx इक्वल्स टू ky इक्वल्स टू पाई बाय a, दूसरी बार दे रखी है kx इक्वल्स टू पाई बाय a और ky इक्वल्स टू 0। इन दोनों के लिए आपको जो एनर्जी का रेशियो मिलेगा वो बताना है। अच्छा, वेव वेक्टर इक्वल्स टू क्या लिखते हैं अपन, kx i कैप प्लस ky j कैप। 2D की बात हो रही है अगर, है ना। तो अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट kx स्क्वायर प्लस ky स्क्वायर। इतना अपने को क्लियर हुआ। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स का वेव वेक्टर अलग अलग है, ये तो हमें दिख गया है। अब वेव वेक्टर और एनर्जी में रिलेशन क्या होता है? क्या हम जब क्वांटम मैकेनिक से श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करते हैं किसी भी पार्टिकल की इन अ 1D वेल, तो क्या करते थे हम एक वैल्यू को चेंज करते थे ना। क्या थी वो वैल्यू, 2m बाय एच कट स्क्वायर, ई को हम चेंज करते थे k स्क्वायर से। यस और नो? क्या हम ऐसे ही करते थे? तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, बेसिकली k की वैल्यू, एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी एनर्जी का रेशियो पूछा है ना, हाँ एनर्जी का रेशियो पूछा, तो एनर्जी बेसिकली क्या आ जाएगी, k स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाय 2m। क्या हम ऐसा करते थे, आपको याद है ना? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो k स्क्वायर एनर्जी की जो प्रोपोर्शनलिटी एनर्जी है आपकी k स्क्वायर पे प्रोपोर्शनलिटी है। या पहले के लिए जो आपका पहला इलेक्ट्रॉन है इसको k1 बोल दूं, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, kx भी सेम ky भी सेम, तो अंडर रूट 2 पाई बाय a का इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है साफ साफ? अगर ऐसा हुआ और k2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ पाई बाय a, क्योंकि अंडर रूट kx का स्क्वायर प्लस py का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट करके सिर्फ पाई बाय a बचेगा। रेशियो कैसे डिपेंड कर रहा है, k स्क्वायर पर। अगर k स्क्वायर पर डिपेंडेंसी है और आप E1 बाय E2 करोगे तो क्या अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और पाई बाय a का स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो E1 बाय E2 आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 2 बाय 1। जो आंसर है दैट इज योर थर्ड ऑप्शन। क्या आपको इतनी सी बात क्लियर हुई? अंशुल चित्रा बताओ, PM क्या इतनी सी बात आपको क्लियर? क्या बहुत ज्यादा टफ है ये, बताओ मुझे। क्या इतना आप बिल्कुल दिमाग से नहीं कर सकते? मतलब पेन चलाने की तो जरूरत ही नहीं है, मेंटली हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हॉल वोल्टेज पर। एक हॉल वोल्टेज है एन टाइप, ठीक है, एन टाइप है, और आपसे बोला क्या है कि मेजॉरिटी कैरियर डेंसिटी आपको दे दी गई है, दैट इज 10⁻17
पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, बी की वैल्यू भी आपको दे दी गई है और आपको डी की वैल्यू भी दे दी गई है और ई की वैल्यू भी दे दी गई। वाह, सभी कुछ दे दिया। अब आपसे पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ हॉल वोल्टेज आपसे पूछी गई है, ठीक है, कि अपने पास हॉल वोल्टेज और हॉल इलेक्ट्रिक फील्ड EH और VH में कोई एक रिलेशन होता था, जरा जल्दी से बताओ। EH और VH में क्या रिलेशन होता था, जरा सब लोग बताओ। गिरीश, सविता, PM, थैंक यू PM, जरा जल्दी से बताओ EH और VH में क्या रिलेशन होता है। क्या पोटेंशियल में और एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको एक जनरल रिलेशन नहीं पता? पोटेंशियल में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हमको जनरल रिलेशन नहीं पता कि E इक्वल्स टू क्या होता है, डेल V बाय डेल एक्स, है ना। तो EH इक्वल्स टू क्या होता था, V इंटू डिस्टेंस, VH इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, ये बेसिकली थिकनेस, जो आपकी स्ट्रिप की थिकनेस थी उसी की बात हो रही है। तो यहां से क्या मैं सीधे सीधे बता सकता हूं कि VH की वैल्यू क्या, सॉरी उल्टा हो गया, थोड़ा सा उल्टा हो गया, VH इक्वल्स टू EHD, है ना, थोड़ा सा उल्टा हो गया। VH इक्वल्स टू क्या, EHD, है ना। तो अपने को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है अपने इलेक्ट्रिक फील्ड का इससे। तो क्या E की वैल्यू क्या है मेरे पास, EH इंटू डी, है ना। EH क्या है, 5 वोल्ट पर सेंटीमीटर और D क्या है, 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर से सेंटीमीटर को काटना है तो इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा, 0.3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया तो 5 मल्टीप्लाई 1.3 कितना हो जाएगा, जरा बताओ, 0.15 वोल्ट। तो थर्ड जो हो गया, दैट इज योर आंसर। क्या आपने को ये बात समझ आई? हाँ बिल्कुल होता है, लेकिन जब आपके पास मैग्नेटिक फील्ड और जे की वैल्यू है, जे अपने पास है नहीं ना। बताओ, क्या आपने को डायरेक्ट इतना रिलेशन पता है कि जो होल वोल्टेज होगा वो ऑब्वियसली होल इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई विद टी होगा। ये बात तो सही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल क्लास द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटरवल आर डिफरेंट अलोंग द 3 एक्सिस। जो हमने एक टेबल बनाई थी ना 3D में, 7 क्रिस्टल स्ट्रक्चर, 14 ब्रेविस लैटिस, तो ये आपसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बाद ABC की वैल्यू पूछ रहा है कि कौन कौन सी वैल्यू के लिए A इज नॉट इक्वल्स टू B इज नॉट इक्वल्स टू C। क्या इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका बताया था मैंने, क्या था तरीका, ABC लिखो 7 बार, 2 4 5 7 बार ABC लिखो। क्या लिखो, पहली बार दोनों इक्वल, दूसरी बार पहला इक्वल दूसरा इक्वल काट दो, उसके बाद दोनों इक्वल काट दो, यस और नो, फिर दोनों इक्वल, फिर पहला इक्वल काट दो, फिर दोनों इक्वल काट दो और फिर दोनों इक्वल काट दो। क्या ऐसे हमने याद करा था? लास्ट के दोनों क्या होते थे, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक। और क्या हमको यहाँ मोनोक्लिनिक दिख रहा है, तो मोनोक्लिनिक इज अवर आंसर, है ना। ये तो हमने बहुत अच्छे से करा था, यस और नो, यस, वेरी गुड सविता, वेरी गुड चित्रा। गिरीश, नहीं, हेक्सागन में हम क्या करते थे कि A इज इक्वल्स टू B नॉट इक्वल्स टू C और गामा की वैल्यू 120, ये होता था आपका हेक्सागन। ओके चलो, अगर आप पिछले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो क्या, ओ ओके थैंक्स, ओके गुड, एवरीथिंग गोस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द टेम्परेचर बिलो विच अ सर्टेन मटेरियल आर एंटी फेरोमैग्नेटिक एंड अबव विच दे आर पैरामैग्नेटिक कॉल्ड। द टेम्परेचर की वैल्यू पूछी है। जब हम कल जो बीत गया उस कल में मैंने सुबह 11 बजे आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल पढ़ाया था यूट्यूब पर लाइव। क्या वहां पर मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है ना? क्या मैंने वहां पर ये चीज आपको पढ़ाई है? और अगर पढ़ाई है तो जरा जल्दी से मुझे सबके सब आंसर लिखो। मैं बता नहीं रहा इसका आंसर, आप मुझे आंसर लिखो कि क्या जब हम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स पढ़ रहे थे तो क्या उनके बारे में जो भी कुछ था ये सब मैंने बताया था। अंशुल, चित्रा, सविता, क्या होते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स? वो मटेरियल जिन पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओ तो जो मोमेंट्स होते हैं वो एंटी पैरेलल मिलते हैं, इक्वल एंड अपोजिट मोमेंट्स मिलते हैं आपको। इनकी वजह से जो ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का जब आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ आपको कैसा मिलता है, ये एक वैल्यू Tn तक ये कैसे है, एंटी फेरोमैग्नेटिक, और उसके बाद ये क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक। तो जो आपका नील्स, ये टेम्परेचर को हम बोलते थे नील्स टेम्परेचर। ये चीज तो हमने कर रखी है। अगर आपने नहीं कर रखी या आपको नहीं याद है तो फिर से बोल रहा हूं, यूट्यूब पर जाओ, लेक्चर देख लो, सब कुछ याद करा रखा है मैंने।
ऑलमोस्ट सब कुछ करा रखा है, सब कुछ नहीं लेकिन ऑलमोस्ट सब कुछ करा रखा है। अच्छा यहां आ जाओ, क्या बोल रहा है, क्या दोबारा से ये चीज हमने कर रखी है, क्या बोल रहा है, द ससेप्टिबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल इज एसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अच्छा कब, अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस, एज लॉन्ग एज द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। थर्ड क्या है, एट वेरी लो टेम्परेचर फॉर द ऑर्डर ऑफ 10K एट वेरी हाई टेम्परेचर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या टेम्परेचर का आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी पर कोई भी फर्क पड़ता था? कोई भी फर्क पड़ता था? जितना थोड़ा जल्दी कर रहे हो थोड़ा सा ध्यान दो, सुनो, क्या आपके डायमैग्नेटिक मटेरियल पर टेम्परेचर का कोई फर्क पड़ता था? नहीं सर, कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था? क्योंकि जो आपके मटेरियल्स थे वो क्या कर रहे थे, हमने बोला था कि उनके अंदर कोई इनहेरेंट डाइपोल नहीं है। इनहेरेंट डाइपोल नहीं है तो बाहर से जो भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना, रिपेल करेंगे, वेरी गुड। लेकिन रिपेल करने की ये रिपेलेशन जो था वो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे आपके एक रेडियस में, उसकी वजह से करंट आया तो मैग्नेटिक मोमेंट आया, मैग्नेटिक मोमेंट उनके अंदर आया तो उन्हें बाहर के जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिपेल करा। लेकिन अगर टेम्परेचर की वजह से अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाए, बेसिकली अगर कोई मटेरियल कैसा है, डायमैग्नेटिक, और कोई है फेरोमैग्नेटिक, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर का ना। अगर किसी तरह टेम्परेचर आपका ऑल्टर कर दे आपके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ही, तो आप कैसे बताओगे वो मटेरियल डायमैग्नेटिक है या फेरोमैग्नेटिक है? आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो वैसे तो इंडिपेंडेंट रहेगा फॉर श्योर। अगर ये स्टेटमेंट यहां नहीं होता अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस तो आपका वो ए ऑप्शन सही था। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही ऑल्टर हो रहा है, जो चीज स्पेसिफाई करती है या सिग्निफाई करती है कि आपका मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, अगर वही चीज चेंज हो रही है तो ऑब्वियसली आपकी ससेप्टिबिलिटी फिर चेंज हो सकती है। क्या अपने को ये बात क्लियर हुई? क्या अपने को ये बात क्लियर हुई? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ससेप्टिबिलिटी का फॉर्मूला क्या था अपने पास? ससेप्टिबिलिटी थी म्यू नॉट ई स्क्वायर एन बाय 6 आर स्क्वायर। ये थी अपनी डायटोमिक ससेप्टिबिलिटी। अब एक बात देखो, इस डायमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी में म्यू नॉट कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है। क्या चीज कांस्टेंट नहीं है? एन और आर स्क्वायर। एन क्या था आपका, नंबर ऑफ डाइपोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और आर क्या था आपका डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो आपके न्यूक्लियस से है या फिर जिसके अराउंड आप वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो अगर टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है तो क्या मैं बोल सकता हूं इस आर की वैल्यू चेंज हो रही है? और अगर आर की वैल्यू चेंज हो रही है तो सीधी बात यह है कि आपकी ससेप्टिबिलिटी चेंज हो सकती है। क्या अपने को क्रिस्टल क्लियर हुआ ये बात? जल्दी से बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूंगा कि अपने को ये बात क्रिस्टल, क्योंकि ये बहुत डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चों को बस याद रहता है कि यार ऑब्वियसली बात है टी तो नहीं आ रहा एक्सप्रेशन में, लेकिन एक्सप्रेशन में आपके पास एन और आर स्क्वायर आ रहा है और वो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक, वो साफ साफ बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ही ऑल्टर हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू चेंज हुई तो ससेप्टिबिलिटी तो कम हो जाएगी, है ना? क्लियर हुआ क्या? चलो नेक्स्ट। ओके, इस स्टेटमेंट को पढ़ो। द डिफ्रैक्शन कंडीशन ऑफ अ क्रिस्टल व्हाइल हैविंग K एंड G आर द वेव वेक्टर इंसिडेंट ऑन द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर रेस्पेक्टिवली इज। क्या हमने YouTube पर ही मेरे लाइव सीरीज में ही ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस कराया हुआ है मैंने, और क्या करा के एक दो मैंने फॉर्मूले लिखे, तो मैंने आपसे बोला था ये फॉर्मूले सीधे सीधे आपके क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और क्या वही फॉर्मूला पूछा हुआ है इन्होंने? क्या था रेसिप्रोकल, आपका ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। आपके पास एक ये रेसिप्रोकल लैटिस है, ये कौन सा लैटिस है? रेसिप्रोकल, नॉर्मल लैटिस नहीं है। यहां पर आपका एक K वेक्टर आएगा, ये आपका K डैश वेक्टर आएगा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस, ये आपका K डैश है और ये K है, ठीक है, ये K है और ये K डैश है। इन दोनों के बीच को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, या फिर आप डायरेक्ट लैटिस में कह सकते हो एक प्लेन से दूसरे प्लेन में ले जाने वाले वेक्टर को हमने क्या बोला? रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। यहां से हमें क्या मिलता था? 2kg माइनस जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, या फिर डेल्टा K इज इक्वल्स टू G। और इन दोनों को ही आप बोलते हो रेसिप्रोकल, आपका ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड चित्रा। क्या अपने को ये बात बहुत ज्यादा क्लियर है? तो जरा उस चीज को देखो और इस चीज को देखो, क्या कुछ फर्क है? क्या इन दोनों बातों में कोई फर्क है? 2kg माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, जी स्क्वायर को वहां कर दिया और कुछ बात नहीं है। देखो ऐसे खेलता है आपके साथ, ठीक है? आगे बढ़े।
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपसे, देखो, फॉर अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग डिफ्रैक्शन पीक मे बी ऑब्जर्व्ड इन द एक्स-रे डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। क्या दोबारा से एफसी, वेरी गुड चित्रा, क्या दोबारा से एफसीसी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी पीक्स अलाउड होंगी? हमको पता है एफसीसी स्ट्रक्चर में कौन सी पीक्स अलाउड होती थी, जहां एच प्लस के, कौन कौन सी पीक्स अलाउड होती थी? या तो ऑल इवन या तो ऑल ऑड। बीसीसी में होती थी एच प्लस के प्लस एल इक्वल्स टू इवन। कंफ्यूज मत करना, याद रखना इन चीजों को, क्योंकि एफसीसी पूछा है तो बीसीसी भी पूछ सकता है, और सिंपल क्यूबिक में तो सभी कुछ अलाउड है, तो फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, एफसीसी में क्या होना चाहिए? ऑल इवन या फिर ऑल ऑड, और जीरो का आप क्या ट्रीट करते हो? इवन। वेरी गुड चित्रा, एक बार दोबारा सोचो क्या होगा। ऑल इवन ऑल ऑड, वेरी गुड। ठीक है, यहां देखो 1 क्या है? ऑड। 0 क्या है? इवन। ये तो नहीं हो सकता। 111 क्या है? सारे ऑड। 32 मतलब ऑड इवन, ये भी नहीं हो सकता। 100 पहले ही ऑड इवन आ गया, ये भी नहीं हो सकता। 111 सारे ऑड। 331 सारे ऑड। करेक्ट, वेरी गुड चित्रा। क्या आपने कोई बात समझ आई? क्या आपको ये चीज समझ आ गई कि कैसे हो रहा है, कि कैसे हम इन चीजों को चेंज कर रहे हैं? क्या ये बात आपको समझ आ गई? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ एनर्जी बैंड गिवन एज अ वेव वेक्टर दिस। ई की वैल्यू जो है आपकी वो ऐसे दे रखी है। ठीक है, अब बोल क्या रहा है आपसे, द इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन नियर द बॉटम ऑफ द बैंड बता दो। अच्छा अंशुल, वेरी गुड। तो क्या दोबारा से इफेक्टिव मास निकालने का हमारे पास एक ही फॉर्मूला है? क्या है वो? एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर। यस और नो? लेकिन 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 क्या ये सिर्फ के पर डिपेंडेंसी है, या के एक्स, के वाई और के जेड पर डिपेंडेंसी है? जरा बताओ। और क्या जब आप डेल स्क्वायर के अपॉन डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर को कैसे चेंज कर सकते हो? इसके लिए हम एक मैट्रिक्स लिखते थे ना। क्या होती थी मैट्रिक्स? ऐसी एक मैट्रिक्स लिखते थे, यहां हम लिखते थे के ई एक्स एक्स, ई एक्स वाई, ई एक्स जेड, ई वाई एक्स, ई वाई वाई, ई वाई जेड, ई जेड एक्स, ई जेड वाई, ई जेड जेड, है ना? तो ये बेसिकली क्या बताता है आपको? डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर की वैल्यू जब आपको के पे डायरेक्ट डिपेंडेंसी ना देकर के एक्स, के वाई, के जेड पर डिपेंडेंसी दी जाए, तो आप क्या करते हो? डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल एक्स, 2 बार डिफरेंशिएट करा एक्स के साथ। यहां क्या है? पहले वाई के साथ फिर एक्स के साथ। यहां क्या है? पहले जेड के साथ फिर एक्स के साथ। नीचे आ जाओ, 2 बार पहले एक्स के साथ फिर वाई के साथ, 2 बार वाई के साथ, जेड के साथ, वाई के साथ। दोबारा नीचे आ जाओ, क्या? एक्स के साथ, जेड के साथ, वाई के साथ, जेड के साथ, 2 बार जेड के साथ। तो ये आप मैट्रिक्स सॉल्व करते हो। इस मैट्रिक्स का जो सोल्यूशन आएगा वो आपका होता है डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर। क्या आपने कोई बात समझ आई? क्योंकि आप डायरेक्ट के से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हो जब यहां आपके पास के है ही नहीं। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? तो आप इसको किस में चेंज करते हो? मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स ऐसे रिप्रेजेंट करी जाती है। अब आपको क्या करना है? अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, एक बार x का के एक्स का डिफरेंशिएट करोगे तो ये सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएंगी। के एक्स के बाद के वाई को, इसको के वाई में करोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना? तो बेसिकली आपके पास जो वैल्यूज बचेंगी, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं सिर्फ और सिर्फ के एक्स एक्स, के वाई वाई, के जेड की वैल्यू बचेंगी, बाकी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0। क्यों हो जाएंगी? क्या ये बात अपने को क्लियर हुई? क्यों हो जाएंगी ये सारी वैल्यूज? क्या हो जाएंगी? 0। क्योंकि एक बार इसको आपने के एक्स के साथ डिफरेंशिएट करा, क्या बचेगा? ये 0, ये 0। क्या बचेगा आपके पास? माइनस का कॉस का डिफरेंशिएशन साइन हो जाएगा, तो माइनस माइनस पॉजिटिव आ जाएगा। बी ए साइन के एक्स, है ना? बी ए साइन के एक्स। दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? बी कॉस ए स्क्वायर, सॉरी बी ए स्क्वायर कॉस के एक्स ए, है ना? अपने को ये वैल्यूज मिलेगी। अगर आपने x की जगह y के साथ कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। सिमिलरली x मतलब सिर्फ x x, y y और z z के आपको कंपोनेंट मिले, बाकी सारे कंपोनेंट 0 हो गए, है ना? अब आपको क्या करना है? इसकी वैल्यू लिख देनी है बस दोबारा से। ये वैल्यू लिख देने के बाद अपने पास जो रिलेशन आएगा वो क्या आ जाएगा? जो डबल डेरिवेटिव करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? इन तीनों का क्या होगा? फिर से सम, है ना? तो जो आपके पास आंसर आएगा दैट वुड बी, 1 सेकेंड, इस मैट्रिक्स को सॉल्व करा आपने और कुछ नहीं। अगर वैसे
प्रॉपर सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, आप देख के भी बता सकते हो कि x के साथ y से डिफरेंशिएट करोगे तो 0 होगा, तो बेसिकली x x y y और z z के कंपोनेंट मिलेंगे, तो ba स्क्वायर तो आपको कांस्टेंट मिल गया, ठीक है, ba स्क्वायर तो क्या मिल गया, कांस्टेंट। और क्या मिला आपको, cos सॉरी इसको मैं थोड़ा यहां से कर लूंगा इरेज, हाँ, और क्या मिला आपको, cos kx a मल्टीप्लाई विद cos ky a मल्टीप्लाई विद cos kz a, ठीक है, ये आपको टोटल उस मैट्रिक्स का सोल्यूशन मिलेगा, यस और नो। अब उस मैट्रिक्स का जब आपको सोल्यूशन मिल चुका है, अब आपको वैल्यू क्या बोली है, बताओ एट दी नियर द बॉटम ऑफ द बैंड। अब ये कौन से बैंड की बात कर रहे हैं, एक बार देख लें क्या कौन से बैंड की बात कर रहे हैं। एक बार रुको, मैं ना कुछ एक सेकंड रुक जाओ, एक स्लाइड ऐड कर देता हूं यहां पे ताकि मैं आपको बता सकूं। इधर आओ, अपने को आगे जाना है, 2 सेकंड रुक जाना, स्लाइड ऐड, क्योंकि मुझे वहां आपको सोल्यूशन बताना है उस चीज का, क्योंकि मैं चाहता हूं आपको सच में वो चीज समझ में आए। अच्छा आ जाओ, इधर आओ। हाँ, क्या था बेसिकली, अगर ये आपके पास क्या है, ई के का अपने पास एक ग्राफ आता था, यस और नो, आपकी एनर्जी का और वेव वेक्टर का, यस और नो, ई के का ये ग्राफ आता था अपने पास। ग्राफ कैसा आता था, पाई बाई ए वैल्यू पर माइनस पाई बाई ए से प्लस पाई बाई ए वैल्यू पर, ये आपके पास ऐसा ग्राफ आता था, यस और नो। क्या ये ग्राफ हमने ब्रिलियंट जोन के लिए बना रखा है, एनर्जी बैंड का, वेरी गुड, ये ग्राफ हमने बना रखा है, यस और नो। अब इस ग्राफ के लिए जब आप बनाते हो अपनी किसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू, तो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, 1/h कट डेल ई बाय डेल के। तो इसके लिए जब आप वेलोसिटी का ग्राफ बनाते हो तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा आता है, आपको बेसिकली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस ग्राफ को 1/h कट। तो वेलोसिटी का ग्राफ क्या आएगा, ये जो वैल्यू होती है आपकी, यहां पर आपको मैक्सिमास मिलते हैं, है ना। तो जो वेलोसिटी का ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा और ऐसा आता है, यह किसका, आपका वेलोसिटी और के का ग्राफ, ठीक है। फिर उसके बाद, हाँ वेरी गुड चित्रा को, उसके बाद अगर जब आप एम स्टार की बात करते हो तो क्या होता है, एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर। जब आप एच कट स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे तो वो ग्राफ कैसा आएगा, वो ग्राफ क्या आएगा, इसको एक बार मिटा दूं क्या, वेलोसिटी का समझ आ गया। तो वेलोसिटी के बाद अगर आप किसका बनाओगे, एच स्क्वायर का, तो सॉरी एम का, एम इफेक्टिव का, तो वो ग्राफ कैसा आता है, ये वैल्यू, यहां पर ये वैल्यू और यहां पर ये वैल्यू, ऐसा ग्राफ आता है आपके पास। मतलब क्या, इस एरिया में, कहां एरिया में, जहां टुवर्ड्स द लोअर बैंड, टुवर्ड्स द लोअर एनर्जी बैंड वैल्यू कैसी है, एम स्टार की पॉजिटिव, टुवर्ड्स द अपर बैंड वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, और एट दिस ट्रांजिशन पॉइंट वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, ठीक है। इस चीज को आप समझ चुके हो। अब वो क्या बोल रहे हैं, कहां पर, बॉटम ऑफ द बैंड, मतलब के की वैल्यू अपने को रखनी है 0। बस मैं आपको यह बताना चाह रहा था, क्योंकि सेम तरह का क्वेश्चन पूछा गया है जब उसने बोला टुवर्ड्स द लोअर बैंड, इन द लोअर बैंड रीजन, इन द अपर बैंड रीजन, और ये क्या बोल रहा है, नियर द बॉटम ऑफ द बैंड। तो मतलब के की वैल्यू हमको क्या रखनी है, 0, क्योंकि इस बैंड की बात हो रही है, इस बैंड की बात हो रही है, यहां वो पूछ रहा है टुवर्ड्स द बॉटम ऑफ द बैंड। क्या आपने को समझ आई ये बात अंशुल, बॉटम ऑफ द बैंड की बात हुई है, के की वैल्यू 0 रखोगे, और जो हमने कैलकुलेट करी है उसके हिसाब से के की वैल्यू 0 रखा, cos 0 क्या 1, cos 0 1, cos 0 1, वैल्यू क्या बची, सीधा सीधा सिर्फ ba स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा एम स्टार का, h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ba स्क्वायर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 4। क्या आपको ये बात बिल्कुल समझ आई, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आई, अच्छा समझ आ गई, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इसको पढ़ो। हाँ, क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज नॉट ट्रू फॉर योर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं मैंने कल ही पढ़ाया है। अगर तुम ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो यूट्यूब पर जाओ, मेरी प्लेलिस्ट में IFAS फिजिक्स के चैनल पे जाओ, प्लेलिस्ट पड़ी होगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, उसमें वीडियो है, जाकर देखो। क्या बोल रहा है, दे हैव अ लार्ज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। यस, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैव अ लार्ज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक की कम होती है, डाई की नेगेटिव होती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, दे हैव अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी। अच्छा, रिलेटिव परमेबिलिटी म्यू आर बेसिकली क्या होता है, 1 प्लस जाई, है ना। अच्छा, क्या जो आपकी जाई की वैल्यू होती है ये चेंज नहीं होती कभी,
जरा सोचो, जाई की वैल्यू तो चेंज होती है, और अगर जाई की वैल्यू चेंज हो रही है तो आप कैसे कह सकते हो कि आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी कांस्टेंट रहेगी? तो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। आगे के स्टेटमेंट जान लो, आंसर मिल गया है आई नो, लेकिन आगे की बात है जान लो। नेक्स्ट स्टेटमेंट, एनर्जी लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप। क्या ये बात मैंने आपको कल सुबह 11 बजे पढ़ाई थी, जो बीत गया उसमें? बीते हुए कल में मैंने आपको ये कल बात पढ़ाई थी कि जितना बड़ा लूप उतना ज्यादा एनर्जी लॉस, जितना पतला लूप उतना कम एनर्जी लॉस। ये बात मैं पढ़ा चुका हूं। फोर्थ, दे लॉस्ट देयर नॉन रिलेटिव प्रॉपर्टी एट अबव अ क्यूरी टेम्परेचर। तो ये तो हमको पता ही है, ये तो हमको पता ही है। तो ये सारी बातें ठीक है, सिर्फ क्या दे हैव अ फिक्स रिलेटिव परमेबिलिटी, ये बात आपकी गलत है, क्योंकि फिक्स नहीं होती, टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। फिक्स किसकी होती है? डायमैग्नेटिक मटेरियल की, लेकिन सिर्फ एक मटेरियल की स्पेसिफिक। अगर आप बोलोगे सारे डायमैग्नेटिक मटेरियल की क्या होती है, वो अलग अलग होती है विद इन द रेंज 0 to -1, जहां -1 क्या होता है आपका परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसमें मेरे हिसाब से थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन इसको समझ लेते हैं। क्या बोल रहा है? सुपर कंडक्टर सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ फ्लक्स डेंसिटी फाई एक्सिबिट माइक्रोस्कोपिक क्वांटम इंटरफेरेंस व्हेन n इज इक्वल्स टू दिस। तो क्या जब आप सुपर कंडक्टिविटी में बीसीएस थ्योरी पढ़ते हो तो वहां हमको एक थ्योरम मिलती है कि जब भी आपके पास अगर कोई एक रिंग है सुपर कंडक्टिंग, उससे पास करने वाला जो फ्लक्स रहेगा वो क्वांटाइज्ड रहता है, और वो वैल्यू किसके प्रोपोर्शनल होती है? क्वांटाइजेशन क्या होता है? h/n(2e) का। एक्चुअल में प्रोपोर्शनैलिटी किस पे मिलनी चाहिए थी? h/e की, लेकिन प्रोपोर्शनैलिटी मिलती किसकी है? h/2e की, जो फर्दर बताता है हमको कि जो बीसीएस थ्योरी में आप बोल रहे हो कि दो इलेक्ट्रॉन आपस में कपल होकर कूपर पेयर बनाएंगे, वो बात बिल्कुल सही है। तो इसको अगर आपने फाई n बोल रहे हो तो क्या हो जाएगा? NH/2e। वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड चित्रा, है ना? यहां से अपने को क्या दिख रहा है? एक बात बताओ, फाई 2e/h लिख दूं तो क्या यहां में सिर्फ पाई सिर्फ n बचेगा, है ना? सिर्फ और सिर्फ n बचेगा। क्या आपको आंसर आता हुआ दिख रहा है ना? और अब अगर मैं 2 का पाई का दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई गलत बात है क्या? पाई का यहां मल्टीप्लाई कर दिया और पाई का यहां मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या h/2 पाई मेरा h कट होता है। तो यहां से फाई e/h कट इज इक्वल्स टू n पाई। ये आपको दिख रहा है, फाई e/h कट इज इक्वल्स टू n पाई। तो ये सारी वैल्यूज में जो c ले रखा है बेसिकली वो एक कांस्टेंट है, उसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जो आंसर है, आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, क्या आपको ये बात समझ आ गई? आंसर इज योर थर्ड ऑप्शन, क्योंकि c तो हर जगह कॉमन है, बेसिकली c होता नहीं है, कांस्टेंट रहती है, कांस्टेंट क्वांटिटी है और कुछ नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन। An electron makes a transition from valence band to the conduction band in an indirect band gap semiconductor. Which of the following statement is not true? क्या बोल रहा है? इनडायरेक्ट बैंड गैप। तो इनडायरेक्ट बैंड गैप हमारे कैसे होते हैं? कैसे होते हैं हमारे इनडायरेक्ट बैंड गैप? जरा बताओ, क्या मेरे इनडायरेक्ट बैंड गैप, थोड़ा इस बात को समझो, कैसे होते हैं मेरे इनडायरेक्ट बैंड गैप? अगर ये आपका क्या है कंडक्शन बैंड, ये है आपका वैलेंस बैंड, और दोनों का पीक पीक मिल रहा है, ये E और K का ग्राफ है। ठीक है, किसका ग्राफ है? E और K का। ये है E वैल्यू और यहां है आपका वेव वेक्टर K। तो ये इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट बैंड गैप। लेकिन अगर ये दोनों कैसे हो? अलग अलग हो, इसका पीक यहां है, इसका पीक यहां है, तो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बॉन्ड से एक्साइट होगा कहां जाएगा? इतने एनर्जी लेवल पर, उसके बाद उसको कहां जाना है? कंडक्शन बैंड में। तो क्या होगा? यहां से यहां चेंज इन मोमेंटम होगा, फोनॉन का कंट्रीब्यूशन होगा, फोनॉन्स को इंक्लूड करा जाता है। कितनी बात अपने को क्लियर हो गई? अब यहां आ जाओ, क्या बोल रहा है? देयर इज अ नो मोमेंटम चेंज इन द इलेक्ट्रॉन। पहला बात तो पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो ऑप्शन बी से स्टार्ट करें। A phonon is involved in the process. Yes, phonon is involved in indirect band gap. Direct band gap में कोई phonon involvement नहीं होता, क्योंकि क्यों हुआ phonon involvement? क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन को ऊपर जाके फिर से ट्रांसफर होना पड़ा, तो वो ट्रांसफर थ्रू द लैटिस हुआ, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि phonon इन्वॉल्वमेंट होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? फोटोन इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। ऑब्वियसली फोटोन नहीं तो एक्साइट करा। फोर्थ क्या था? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज। वेरी गुड, जो एनर्जी है वो इंक्रीज हुई। ये क्या बोले? देयर इज नो मोमेंटम चेंज इन द इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो इसको
यहां से लेकर यहां तक कौन लेके जा रहा है? यहां तक तो पहुंचा दिया आपकी एनर्जी फोटोन ने, यहां से यहां तक अगर मोमेंटम चेंज नहीं होगा तो खुद से कैसे जाएगा? मोमेंटम चेंज होना पड़ेगा, यस और नो? तो जो ऑप्शन ए है ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए हमारा आंसर सही है। क्या अपने को ये बात समझ आ गई? अंशुल, चित्रा, क्या ये बात अपने को समझ आ गई है? यस और नो? अच्छा, नेक्स्ट, lead which is a type 1 superconductor, ठीक है, has a superconducting transition temperature of about 7K, ठीक है, transition temperature 7K at 3.5K respective value of resistivity and magnetic susceptibility would be। अच्छा, क्या बोल रहा है? उसका जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है दैट इज 7K। 7K अगर मेरा टेम्परेचर है 7K पर क्या है? वो ट्रांजिशन करता है। तो ट्रांजिशन का मतलब क्या है? वो टेम्परेचर जहां पर ससेप्टिबिलिटी ड्रॉप होते 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 एक पॉइंट पर आकर जीरो हो जाती है ना? ऐसा ग्राफ बनाते हैं हम। 7K पर वो जीरो हो गया, बोला 3.5K पर क्या होगा? तो ऑब्वियसली 3.5K पर ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। तो ये तीन ऑप्शन तो सही से लग रहे हैं। सेकेंड चीज क्या है? सॉरी, रेजिस्टिविटी की, सॉरी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का क्या होगा? क्या हमको यह पता है कि कोई भी मटेरियल जो सुपर कंडक्टर है उसको हम बोलते हैं परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्या बोलते हैं? परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि वो सारे के सारे मैग्नेटिक फील्ड को बाहर फेंकता है। आप उसके ऊपर जो भी मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे उन सबको बाहर फेंक देता है। तो वैल्यू क्या आती है परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल की? -1। तो ऑप्शन बी या 2 जो है वो आपका आंसर है। क्या आपको ये बात समझ आई? ये बात आपको क्लियर हुई अंशुल? ओके, अगर क्लियर हो गई अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? क्यूरी टेम्परेचर ऑफ आयरन इज दिस 1430 K, but a block of iron extracted from a mine does not attract iron nail room temperature. This is because, क्योंकि वो जो आपने ब्लॉक उठाया है वो क्लियर नहीं है, रिफाइंड नहीं है। आयरन है आपका क्यूरी टेम्परेचर इतना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर जगह अट्रैक्ट करता है। क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि उसके पास मल्टी मैग्नेटिक डायपोल स्ट्रक्चर्स हैं। उसमें जो डायपोल्स हैं वो रिफाइंड एक जगह नहीं है, मल्टी डायपोल स्ट्रक्चर है, मल्टी डोमेन्स हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि उसके वो अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो जा रहा है मल्टी डायपोल मोमेंट की वजह से। ठीक है, क्लियर है क्या? ऑप्शन ए है आपका आंसर। नेक्स्ट, ए टाइप 2 सुपरकंडक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय द वैल्यू ऑफ लंडन पेनिट्रेशन डेप्थ टू कोहेरेंस लेंथ बीइंग। अब इसका एक रिलेशन है जो अपने को पता होना चाहिए टाइप 1 टाइप 2 सुपरकंडक्टर्स के बीच में। अच्छा, टाइप 1 सुपरकंडक्टर्स क्या होते हैं? वो कंडक्टर्स जो मिजनस इफेक्ट को प्योरली क्या करें? फॉलो करें। मिजनस इफेक्ट क्या होता है कि ससेप्टिबिलिटी इक्वल्स टू -1, है ना? तो ये होते हैं आपके टाइप 1। टाइप 2 क्या होते हैं? जो एक टेम्परेचर HC1 तक तो फॉलो करते हैं लेकिन HC2 तक फॉलो नहीं करते, HC2 तक फॉलो नहीं करते और बाद में जाके इनकी जो मैग्नेटिक सुपर कंडक्टिविटी है वो डाई डाउन हो जाती है HC2 पर। ठीक है, इनमें दो चीजें अपने पास आती है, एक तो आती है पेनिट्रेशन डेप्थ और एक आती है कोहेरेंस लेंथ। इनका जो रेशियो होता है फॉर योर टाइप 1 सुपर कंडक्टर दैट इज लेस देन 1 एंड टाइप 2 इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। बहुत बड़ा डेरिवेशन, एक बार इसकी वैल्यू लिखिए आप, इसका अपने पास एक वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है, दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करिए, मिजनस इफेक्ट को लगाइए, दोनों लगाने के पास अपने पास वैल्यू आ जाएगी जिसमें बोलते हैं कि टाइप 1 के लिए तो ये वैल्यू लेस देन 1 होती है और टाइप 2 के लिए ये वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है। तो ऑप्शन 4 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सुपर कंडक्टिविटी जब आप पढ़ते हो तो ये रिजल्ट आपको सीधा सीधा बताया जाता है और वो रिजल्ट आपसे सीधा सीधा पूछ लिया गया है, मतलब कुछ सोचना था ही नहीं, आपको पता होने वाली बात है ये। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट, ये देखो, कंसीडर अ सॉलिड हुज डिबाई टेम्परेचर इज 90 K। ठीक है, थीटा डी की वैल्यू हमसे दे दी गई है। डिबाई टेम्परेचर पे दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वेश्चन आएंगे या फिर आपसे डिबाई टेम्परेचर पूछ लिया जाएगा। ठीक है, ओके अंशुल, आई विल ट्राई, देखते हैं अगर टाइम मिलेगा हम लोग तो। एक ही चीज है जो रहती है, अगर टाइम मिलेगा तो उसे भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ओके चलो, क्या बोल रहा है? डिबाई टेम्परेचर तो हमने कर रखा है ना अंशुल, जरा इधर आओ, जरा बताओ क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक हीट एट 2K इज दिस।
अब बताओ स्पेसिफिक हीट एट 1K क्या होगा? क्या डिबाई टेम्परेचर ये टूवर्ड्स, ये बहुत कम टेम्परेचर है क्या? मतलब बहुत कम टेम्परेचर, मतलब एट लो टेम्परेचर लिमिट की बात हो रही है। एट लो टेम्परेचर लिमिट में जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? टेम्परेचर पे प्रोपोर्शनैलिटी क्या होती है जरा बताओ? CV इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? T की पावर क्या? जल्दी बताओ। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आ चुके हैं, सीधे सीधे आ चुके हैं। यस, लो टेम्परेचर लिमिट है और पावर कितनी होगी? जल्दी बताओ, पावर 3 होगी। तो अगर आपको ये चीज पता है तो क्या मैं सीधे सीधे CV1 बाय CV2 इज इक्वल्स टू T1 बाय T2 का पावर 3 ऐसा लिख दूं? ऐसा लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेशियो ले सकते हो आप। अगर आप रेशियो ले सकते हो तो मुझे एक बात बताओ, T1 की वैल्यू क्या है? 2K, T2 की वैल्यू T2 की वैल्यू क्या है? 1K। तो ये बेसिकली 2/1 हो जाएगा। यस और नो? कितना हो जाएगा? 2/1। CV1 की वैल्यू कितनी है जरा ऊपर देखो। CV1 की वैल्यू कितनी है? 20 मिली जूल पर मोल पर केल्विन। तो 20 लिख दूं, यूनिट्स को बाद में देख लेंगे क्योंकि इसकी यूनिट्स भी तो सेम ही आएंगी। तो बेसिकली CV2 कितना आ जाएगा? 20 डिवाइड बाय 8, या फिर मैं सीधा सीधा लिख दूं 2.5 मिली जूल पर मोल पर केल्विन। तो ऑप्शन डी आंसर आ गया क्या? साफ साफ ऑप्शन डी आंसर आ गया। यस चित्रा, यस PM, यस और नो? बस एक दो क्वेश्चन और बचे हैं आपके, मुश्किल से आई गेस पेपर आपका पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। अब इधर देखो, अच्छा इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इसमें गलती मत करना, अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद जवाब देना, सही जवाब देना। अगर सही जवाब दिया मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। क्या बोल रहा है? इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल एट अ टेम्परेचर मच बिलो डिबाई टेम्परेचर एंड फर्मी टेम्परेचर हैज द टेम्परेचर डिपेंडेंसी एज। इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी की टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी क्या होती है? जरा जल्दी से बताओ, सब लोग बताओ जरा जल्दी से कि क्या होती है डिपेंडेंसी? डिपेंडेंसी क्या होती है? चित्रा, टी, अंशुल, आर यू श्योर? टी क्यूब तो नहीं होती? जो टोटल स्पेसिफिक हीट होती है, या क्या ये मैंने आपको पढ़ाया था अपने लेक्चर्स के थ्रू? टोटल स्पेसिफिक हीट होती क्या होती है? C इलेक्ट्रॉनिक प्लस C लैटिस। तो जो आप कर रहे थे स्पेसिफिक हीट डिबाय थ्योरी से, डुलोंग पेटिट लॉ से, आइंस्टीन थ्योरी से, क्या वो सब आप C लैटिस की बात कर रहे थे? और C इलेक्ट्रॉनिक क्या होती है? प्रोपोर्शनैलिटी T। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अल्फा T प्लस बीटा T क्यूब, ऐसा भी लिखा हुआ आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की प्रोपोर्शनैलिटी होती है T। यस, वेरी गुड अंशुल, वेरी गुड। तो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की प्रोपोर्शनैलिटी होती है T, लैटिस की होती है T क्यूब इन योर लोअर टेम्परेचर लिमिट। बोला ना कि टेम्परेचर बहुत कम है, डिबाई टेम्परेचर से भी कम है और फर्मी टेम्परेचर से भी कम है ना? नेक्स्ट चले गया, आई गेस ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है जरा देखो, कंसिडर अरेंजमेंट ऑफ टू मेटल ब्लॉक्स विद लेयर ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स इन बिटवीन देम, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, दो आपने क्या लिए? ब्लॉक्स लिए, उनके बीच में एक इंसुलेटर लगा दिया। आपसे स्टेटमेंट पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। क्या ये स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपका जो जोसेफसन इफेक्ट होता है आपके सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स में उनसे रिलेटेड है ना? जोसेफसन इफेक्ट जो होता है उससे रिलेटेड है। जरा एक बार पढ़ो क्या कह रहा है। एज अ वोल्टेज इज अप्लाइड अक्रॉस द जंक्शन करंट चेंज लीनियरली विद वोल्टेज। तो ये तो हमारा ओम्स लॉ, ये तो बात सही है ना? ये बात तो सही है, ओम्स लॉ ये तो। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? इफ द टू मेटल्स आर ब्रॉट इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट इवन व्हेन विदाउट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल अक्रॉस द जंक्शन ए डीसी करंट विल फ्लो अक्रॉस द जंक्शन। क्या ऐसा होगा? क्या हमको पता है कि जब भी आप सुपर कंडक्टिव स्टेट में जाते हो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अलग से पोटेंशियल लगाने की जरूरत नहीं है, करंट फ्लो उसके अंदर से होता रहता है ड्यू टू सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स। यस और नो? तो क्या ये स्टेटमेंट भी सही है? बिल्कुल। थर्ड स्टेटमेंट, an oscillating current will flow with a DC voltage is applied across the junction। अब एक बात देखो, जो स्टेटमेंट 3 और स्टेटमेंट 4 है ये आपस में कैसे कॉन्ट्राडिक्टिंग है ना? एक बोल रहा है डीसी वोल्टेज, एक बोल रहा है एसी वोल्टेज। कौन सी वोल्टेज लगाने पर आपको ऑसिलेटिंग करंट मिलेगा? मुझे इतना बताओ, जल्दी बताओ। एसी लगाने पर मिलेगा या डीसी लगाने पर मिलेगा? है ना? क्या आपको एसी करंट लगाने पर ऑसिलेटिंग करंट मिलता था? तो जो ये डीसी की बात कर रहे हैं, क्या ये बात बिल्कुल ही गलत, बिल्कुल ही बेवजह है? तो ऑब्वियसली ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। यस और नो? वेरी गुड चित्रा, वेरी गुड अंशु।
ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। किस क्वेश्चन है? डुलोंग मेडलन कांस्टेंट से दिया गया है वन डायमेंशन लैटिस। क्या आप मुझे इसका आंसर बता सकते हो? मेडलन कांस्टेंट फॉर अ वन डायमेंशनल चेन क्या होता है? देखो, अगर आपको पता है तो बहुत इजी है, नहीं पता है तो ड्राइव कर सकते हो। 2ln2 आंसर होता है। लॉग मत कराना, लॉग मत कराना, 2ln2 आंसर होता है। क्या लेते थे? एक आपने चेन लिए पॉजिटिव, ठीक है, फिर आपने और सारे आयंस लिए, सारे आयंस की वजह से जो पोटेंशियल्स होती थी, पोटेंशियल्स को सम करा, एक चीज कांस्टेंट आ जाती थी, कांस्टेंट के बाद जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर बनता था दैट इज योर मेडलन कांस्टेंट। यस और नो? तो इसी के साथ आपका जो पेपर था वो सारा का सारा पेपर करा दिया गया है डिस्कस। ओके, बहुत जल्दी कराया है आपको, आई गेस समझ आ गया होगा, सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डिस्कस हुए हैं। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट है, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, खुल के डाउट पूछो। अगर उसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है वहां पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और अगर आपका कोई भाई, बड़ा भाई, छोटा भाई, दोस्त, कोई भी अगर गेट के लिए या आरपीएससी के लिए या जैम के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो उस तक ये वीडियो पहुंचा देना। आरपीएससी वालों तक तो पहुंचा ही देना, कम से कम उन्हें तो फायदा हो ही जाए। ठीक है? इट्स ओके अंशुल, गुड टू हैव यू एंड चित्रा, बाय बाय। ओके, चलो चलते हैं। दिस इज ऑल फॉर दिस क्लास। दिस इज प्रशांत गुप्ता साइनिंग ऑफ। बाय, टेक केयर एंड लव फिजिक्स।